की सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को, श्रोताओं को मंजी वर्मा और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। और मंजू जी, आज हमारी चर्चा के बहुत सारे अच्छे से विषय हैं। क्या है परोपकार है जिसमें, और मैंने एक सुविचार पढ़ा है तो मैं सोचती हूँ कि जरूर यहाँ पर बोलूं कि जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में यदि किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। बिल्कुल, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो अगर हम अच्छा करते हैं तो लौट करके अच्छा हमारे पास आता भी है। और वैसे अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए भोजन हर कोई इकट्ठा करता है, पैसा जमा करता है, सब कुछ करता है, काम करता है अपने लिए। लेकिन जीवन का कुछ हिस्सा हमें दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। या फिर कभी अगर पैसों से मदद करने की ज़रूरत हो तो जितना हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अगर हम किसी की मदद के लिए, या जीवन का कुछ समय अगर हम दूसरों को दे सके, तो वो निस्वार्थ भाव से जो किया गया काम है दूसरों के लिए, उसे हम परोपकार कहते हैं। और परोपकार जीवन में हमें जब भी मौका मिले थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भलाई के हम काम करते हैं वही हमारा संचय किया हुआ धन होता है। ये जो हम देखते हैं इस दुनिया में, जो हम धन देखते हैं वो तो हमारे साथ नहीं जाता है, लेकिन अच्छे कार्यों का हमारे साथ जाता है। अच्छे कार्यों का जो धन होता है वो हमारे साथ हमेशा रहता है। और परोपकार शब्द पर और उपकार इन शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। अपनी शरण में आए मित्र, शत्रु, कीट पतंगे, स्वदेशी, परदेसी, बालक, वृद्ध, सभी के दुखों का निवारण निष्काम भाव से करना परोपकार कहलाता है। परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो मानव को पशु से अलग कर देवत्व की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। लेकिन दोनों के अपने अपने स्वभाव होते हैं, उसी के अनुसार वे व्यवहार करते हैं। और जिनके हृदय में सदैव परोपकार की भावना रहती है, उनकी जो आपदाएं होती वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, और उनको पग पग पर बहुत सारे धन की प्राप्ति भी होती है। बिल्कुल। और जब हम किसी पशु या पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें दाना पानी भोजन देते हैं, तो वे भी हमें पहचानने लग जाते हैं। अपने ऊपर किए गए उपकार के प्रति वो भी कृतज्ञ होते हैं। और अगर आपके द्वार पर ठीक समय पर आकर एक बार आपको बता देते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि हम एक गाय को अगर हम रोटी खिला देते हैं तो अगले दिन ठीक समय पर वो आकर के वहां दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। हालांकि वो बोल तो नहीं सकती, लेकिन अपनी उपस्थिति से ये जरूर बता देती है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ से एक रोटी मुझे जरूर मिलेगी। बड़ा अच्छा लगता है जब वो उस समय पे, नियत समय पे आकर वो खड़ी हो जाती है, तो मन में भी अपने अंदर एक दया की भाव आ जाती है। उन लोगों को लगता है जिनके मन में परोपकार की भावना हो। अगर ये भावना मन में नहीं है, कुछ करने की भावना नहीं है, तो कोई व्यक्ति हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो, अगर हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ तो वो अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को। सही बात है। और आज के समय में लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी के प्रति परोपकार जैसी भावना की कमी होती जा रही है। परोपकार से क्या होता है, ऐसी सोच बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। और ना करने वालों की संख्या इसमें क्या है, ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, जो ये सोचते हैं कि परोपकार क्यों करें, सिर्फ अपने लिए ही करना जीना है। और दरअसल वे क्या होते हैं कि स्वार्थ से वशीभूत होकर सिर्फ वो अपना ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोच नहीं पाते। और इस तरह से कह सकते हैं कि हर तरह के इंसान होते हैं, तो किसी में कम, किसी में ज्यादा भावना होती है। सभी की अपनी सोच होती है। और लेकिन जो परोपकारी होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वे दूसरों के लिए मिसाल पेश करते हैं। कहीं ना कहीं वो हम सबको प्रेरणा भी दे जाते हैं। 100 में से 10 लोग तो आगे बढ़कर सोचेंगे कि भाई कुछ करना है, लेकिन बाकी लोग नहीं भी सोचेंगे। हमें लोगों में परोपकार की भावना को जागृत करना है, उन्हें प्रेरित करना है। समाज का निर्माण, देश का हित और परिवार का कल्याण इसी परोपकार की भावना पर ही आधारित होता है। यदि हम नेक परोपकारी कार्य करते हैं तो भले चाहे हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिल जाता है। और अब हम लोग एक गीत सुनते हैं, गीत, और आगे हम लोग इसके बारे में और बातें करेंगे।
गम छुपाते रहो, गम छुपाते रहो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते रहो। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। गम से खाली ज़माने में कोई नहीं, वो हंसी कौन सी है जो रोए नहीं। गम से खाली ज़माने में कोई नहीं, वो हंसी कौन सी है जो रोए नहीं। यूं जियो दूसरों को हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते रहो। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। हर जगह वक्त की अपनी रफ्तार है, ये कभी वैर है, ये कभी यार है। हर जगह वक्त की अपनी रफ्तार है, ये कभी वैर है, ये कभी यार है। वैर से यार बन के निभाते रहो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते रहो। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते
तो कितना प्यारा ये गीत हमने सुना और मंजू जी हमारी बातें चल रही थी परोपकार के ऊपर। तो कहते हैं ना कि परोपकार करना सिर्फ एक कर्म ही नहीं है, इसके पीछे छिपी होती है आपके विचारों की कड़ी, कि आप कितनी सहृदयता से सामने वाले की लिए सोचते हैं, उसके प्रति कैसा भाव रखते हैं। इसलिए किसी की असमर्थता का मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए कि क्या पता आज आप समर्थ हैं और क्या पता कल ना रहें। बिल्कुल, ये परिस्थिति कभी भी हमारे ऊपर भी आ सकती है और सुख दुख तो धूप छांव है, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। अब हमें ये देखना है, ये सोचना है कि हम किसके साथ किस ओर रहें। सुख में तो सभी साथ देते हैं, कभी दुख में साथ देकर देखिए, आप उसके लिए किसी ईश्वर से कम नहीं होंगे। यहाँ उसकी भावना सच्ची होनी आवश्यक है, क्योंकि यदि भावनाएं सच्ची नहीं होंगी तो वो आपकी सहायता को जल्द ही भुला देगा। बिल्कुल, और इसके विपरीत जो संकीर्ण विचारों के होते हैं मंजू जी, वे मनुष्य दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं। उनकी आंखों पर लालच और स्वार्थ का और अहंकार का पर्दा पड़ा होता है। वहीं संत कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। उनका यही दोहा सीख देता है कि जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदियां कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, और ये जो है वो परहित अर्थात दूसरों के लिए सब कुछ करने को न्यौछावर रहते हैं और कर भी देते हैं। साधु भी तो दूसरों के हित के लिए ही बात करते हैं। बिल्कुल, और यदि हमें किसी के बारे में कुछ सोचना है तो उसके सुख दुख के प्रति संवेदनशील हमें होना जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब हम स्वयं के स्वार्थ के ऊपर उठकर दूसरे की स्थिति को महसूस करेंगे। परोपकार तब होता है जब हम किसी की मदद करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन कभी-कभी लोग इस परोपकार की भावना को नज़रअंदाज करके मजाक बना देते हैं और वो उससे कुछ मांग ना बैठे, ये विचार हमारे मन में रहता है। इसलिए जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उससे हम थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सच्चे परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी लेखा जोखा नहीं रखते हैं। वे तो बस परोपकार करते रहते हैं। समाज सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, दुख में पीड़ित लोगों की सहायता करने की भावना, ये सब कार्य उत्तम महान व्यक्तियों की निशानी है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ है आत्मसंतुष्टि, आत्मा को शांति मिलना कि मैंने दूसरों के हित के लिए ये काम किया। बिल्कुल, जो आत्म शांति की जो बात है ना, इसका जो महत्व होता है इसको कुछ कम ही लोग समझ पाते हैं कि आत्मा की शांति क्या होती है। धन सब कमाते हैं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि धन कमाने में ही संतुष्टि होती है, लेकिन ऐसे जो कार्य करते हैं उनसे जो संतुष्टि मिलती है वो हमेशा के लिए कायम रहती है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो हमारे साथ रहती है। अगर हम अपने प्राचीन इतिहास पर गौर करें कि कितने लोग हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अगर हम बात करें दानवीर कर्ण की, भगवान बुद्ध की, तो ऐसे अनेक महान हस्तियां हुई हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया के पीछे भी परोपकार की भावना प्रतिफल है। हमें स्व की संकुचित भावना से ऊपर उठकर पर के निमित्त बलिदान करने को ये जो लाइनें हैं ये हमें प्रेरित करती है। बिल्कुल, और हम छोटे छोटे से परोपकार करें मंजू जी, जैसे कि भूखे को रोटी खिलाकर, भूले भटके को राह बतलाकर, अशिक्षितों को शिक्षा देकर और दिव्यांग को सड़क पार कराकर, अबलाओं की रक्षा कर, कमजोरों को बल देकर, धर्मशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय आदि बनवा कर उनकी मदद करें, दीन दुखियों की मदद करें। और परोपकार की जो महिमा है वो बहुत ही अपरंपार है कहते हैं, और इससे आत्मिक शांति मिलती है। और सच्चा परोपकार वही है जो कर्तव्य समझ किया जाए। और मंजू जी वैसे भी क्या है कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है, और जो प्रकृति है उसके कण कण में क्या कहते हैं कि सारी चीजें विद्यमान है। जैसे कि वायु जो है वो हमें प्राणवायु देती है, हवा जब चलती है, समुद्र बारिश कराता है, जल है, वनस्पतियां, ये सब, सूरज निकलता है वो हमें रोशनी देता है, और इस तरह जो चंद्रमा है वो शीतलता प्रदान करता है। तो ये सब जो हैं वो हमें निस्वार्थ भाव से, परोपकार की दृष्टि से वो हमें सब कुछ देते हैं, वो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, है ना। और कहते भी है ना कि प्रकृति तो सबसे बड़ी शिक्षक होती है हमारी। वो सीखना अगर है तो सबसे ज्यादा हम प्रकृति से सीख सकते हैं। और जब परोपकार की भावना की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि भाई उसके लिए तो भाई बहुत पैसे वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, बहुत धन होना चाहिए, बहुत कुछ उसके अंदर होना चाहिए, तब जाकर के वो कुछ परोपकार कर सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन परोपकार एक भावना होती है जो हर किसी के अंदर विकसित हो सकती है। उसके लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जरूरत हम ये समझ रहे हैं कि एक गाने की है।
चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे, ये मिट्टी चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त हवाएं। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए, हो आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। हैया भाई, हैया भाई, हैया भाई, हैया भाई। हैया भाई, हैया भाई, हैया भाई, हैया भाई। हश 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 हश। लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला। ये गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी, ये गलियां जग से न्यारी, ये गलियां प्यारी प्यारी। ऐसी है ये बस्ती, इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए, हो आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए। लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला। हरियाली तुम ये लाए, इस वन में बाग लगाए। हरियाली तुम ये लाए, इस वन में बाग लगाए। कितने दिन हम तरसे, रिमझिम सावन बरसे, छाए काली घटाएं। आओ झूमे गाए, मिलके धूम मचाए, हो आओ
झूमे नाचे गाए, है ना? झूमने नाचने गाने वाला ये गीत हमने सुन लिया। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं मंजरी की तमाम सारी जिंदगी के जो उलझने होती है उनके बीच भी वो मुस्कुराते रहते हैं, झूमते गाते रहते हैं, ऐसे अवसरों को वो गवाते नहीं हैं। और कुछ लोग जैसे कि हम परोपकार की बात कर रहे थे, तमाम सारी जो जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए भी कहीं कुछ छोटा मोटा ही सही लेकिन परोपकार का ऐसा कार्य कर जाते हैं जो मिसाल बन जाते हैं। और जब बात आती है कि जिंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ और भी करना होता है, तो उसमें महिलाओं का थोड़ा विशेष योगदान हो जाता है जब घर की बात आती है या फिर वित्त प्रबंधन की बात आती है। और महिलाएं वित्त प्रबंधन कैसे करें वो इस बारे में हमेशा सोचती रहती हैं। और वैसे तो महिलाएं आजकल कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, स्वयं उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सभी के सामने रख भी सकती हैं। किसी से सलाह की जरूरत नहीं होती। आज वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रही हैं, घर से लेकर ऑफिस तक के काम कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा भी रही हैं। और विवाह के बाद तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है मंजू जी, कि कार्य का जीवन और संतुलन उनके कई बार तो करियर और वित्त से संबंधित विकल्प का बलिदान भी उन्हें करना पड़ जाता है कि घर के काम देखने और बाहर के भी करने हैं, तो कई बार उनको इस जगह समझौता करना पड़ता है। और जब वो जो काम शादी से पहले कर रही होती हैं, शादी के बाद घर की देखभाल में उन्हें जॉब छोड़नी पड़ जाती है और वे पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर हो जाती है। कुछ बहनों के साथ ऐसा भी हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं। तो उनकी जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता लगभग खत्म सी हो जाती है। यहाँ तक कि वे छोटे मोटे निर्णय भी लेने से पूर्व अपने घर वालों से या पति से पूछना पड़ता है। ऐसी भी कभी कभी नौबत आती है। अब एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए इस बात में सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होता, लेकिन वे दूसरों की खुशी के लिए ये भी स्वीकार कर लेती कई बार। लेकिन वही जो महिला खुद फैसले ले रही हैं, फिर भी कई बार वे वित्त को संभालने के लिए उन्हें पूरे आत्मविश्वास की जरूरत होती है। महिलाओं को जीवन में बदलती कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है और अधिकतर इसके लिए वे तैयार नहीं होती। इसलिए जब ऐसी स्थितियां आए तो उसके पहले योजनाएं बना लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और कई बार आप विवाह के बाद कहीं ऑफिस की ओर से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी जाती हैं। ऐसे में आपके पास पर्याप्त मात्रा में वित्त यानी धन की मौजूदगी होनी चाहिए। सही से बचत की है तो आपको अचानक जाने में दिक्कत नहीं होगी, खुद निर्णय भी ले सकती हैं। और यहाँ पर है कि बचत और निवेश कैसे करें, तो एक महिला के रूप में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाहे आप अकेले हों या विवाहित हों, अपने आसपास व्यक्तिगत सुरक्षा नेट रखना सुनिश्चित करें, यानी धन आपके पास होना चाहिए। जब आप बचत करती हैं तो मुश्किल के दिनों में वही पैसा आपके काम आता है। वही निवेश भविष्य में एक आरामदायक जीवन प्राप्त करने में मदद करता है। बिल्कुल। और मंजू जी, वैसे तो महिलाएं बचाने या बचत करने में बहुत सक्षम होती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अपने लिए बचत कर रही हैं या नहीं? कई बार सोचना चाहिए। और कई बार बचत नहीं हो पाती है, कुछ दिक्कतें आ जाती है और इस बचत और निवेश की योजना को अपनाना चाहिए जिससे आपके पास धन जो है वो बचा रह सके। यानी ये जो जमा पूंजी है ना, ये हमारे, हालांकि कई बार हम छोटी छोटी बचत से भी बहुत बड़ी बचत कर लेते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बचत है ये कई बार मुश्किल वक्त में बहुत काम आती है। और हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ हमने कम से कम थोड़ा बचा करके रखा था, उस समय मुश्किल हुई लेकिन आज हमारी मुश्किल आसान हो गई, ऐसा होता है। तो प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। साथ ही निवेश करने के पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास किसी भी समय आपातकालीन निधि में बचत कुछ महीनों के लायक हो, जो आपको आवश्यकता के समय में मदद मिले और जब आपको जरूरत होगी आप पैसे प्राप्त ले सकेंगे। यहाँ से अपनी सेवानिवृत्त योजना के तहत अपनी पूंजी को अपने नाम पर जमा रखें, अपने वित्तीय लक्ष्यों पर निर्णय रखें, आप पूरे परिवार की देखभाल करें, लेकिन अपने लिए अपनी पूंजी को संभाल कर खर्च करें। कई बार क्या होता है ना कि जब सेवानिवृत्ति होती है तो उस समय पैसा जो आता है उसमें से ज्यादातर पैसा हम अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, या कहीं कोई जमीन खरीद ली या कहीं और उसको, या बच्चे कहते हैं कि भाई अभी तो हमारा करियर बनाने का वक्त है तो अभी हमको जरूरत है पैसों की, आप दे दीजिए।
इस तरह से हम उस पैसे को खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है या माता पिता को या उन लोगों को जरूरत पड़ती है, तब बच्चे दे या न दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यही भी मंजू जी, जब आपके पास पैसा हो और बच्चे आपको कहते हैं कि ये करना है वो करना है, तो बच्चों को भी आप समझा सकती हैं कि नहीं, अभी जितनी जरूरत है उतना ही तुम्हारे ऊपर खर्च किया जाएगा, बाकी मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन समझाने से बच्चे समझ जाएंगे, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। वो बच्चे तो यही कहेंगे कि अरे हमारा करियर बनाने का वक्त था, लेकिन आपने हमें पैसे नहीं दिए, वरना आज हम ये होते या आज हम वो होते। ऐसा भी वो कहते हैं। भी ये होती है बच्चों के साथ, ये बच्चे अपनी बात रख देते हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं, उन्हें लगता है वो अपनी इच्छाएं कम कर देते हैं, सोचते बच्चे के लिए हम कर दें। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल पहले रखें, और जब आपको जरूरत पड़े, खर्च करने के लिए पैसों की जरूरत हो, तो ऐसा ना हो कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए इतना प्रबंध तो आप जरूर करके रखें। और पति पत्नी दोनों के बीच परिवार के खर्चों पर नियंत्रण और बचत कैसे करें, इस मुद्दे पर अवश्य बात करनी चाहिए आपस में। महिलाओं को भी इस बारे में पूरी जानकारी देते रहें, क्योंकि आकस्मिक स्थितियों में सक्षम रहेंगी वे, और उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूं, बल्कि वे शुरू से ही संभालेंगी सारे कागजात, तो उनकी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी। और जब भी परिवार में कुछ भी उत्सव हो, तो घर की महिलाओं के साथ उन विचार विमर्श करें, उनकी भी मदद लें, उनकी सलाह लें, क्योंकि वे बचत कैसे हो इस बात में पूरी नजर रखती हैं, और वे अनावश्यक खर्च करने से रोक भी लगाती हैं। तो कहना चाहिए कि सभी को इस तरह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ बैठकर कोई भी समस्या, कोई भी विचार हो, शेयर करें, डिस्कस करें। बिल्कुल। और खुद को शिक्षित करें, और एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श भी ले सकती हैं आप, या परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जिसे अनुभव हो, वो बता सके बहुत सी बातें, तो आप वित्तीय किताबों को पढ़कर भी ये बात समझ सकती हैं। आप खुद भी सीखिए और अपनी बेटी या बेटे, उनको भी इन बातों के बारे में जानकारी दें, जिससे जब उनको ये सब संभालना हो तो आसानी हो। और बच्चों को बचत कैसे करनी है या घर के निर्णयों में भी उन्हें बैठा करके बताएं, और इससे बच्चे परिवार को कैसे चलाना ये समझ पाएंगे, और वे भविष्य में बचत करने के बारे में खुद सोचेंगे, और पैसे खर्च करते समय एक बार जरूर सोचेंगे कि भाई करें या ना करें। और इसका बच्चों को कैसे करना है, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि बचपन से ही उन्हें गुल्लक ला करके दें। बिल्कुल, हाँ, और छोटी छोटी बचत करके उसमें डालने की उन्हें सीख दे। तो जब इकट्ठा हो जाएगा पैसा, और एक बार जब वो अपनी गुल्लक को खोलेंगे या फोड़ देंगे उसे, तब जब बहुत सारा पैसा उन्हें एक साथ दिखेगा, तो उनको ये बात समझ में आएगी कि अरे हाँ, छोटी छोटी बचत से भी देखो एक बार हमको इतने सारे पैसे मिले, इससे हम इसका कोई उपयोग कर सकते हैं। तो ये समझ आने के लिए जरूरी है कि बच्चों को गुल्लक दी बिल्कुल। और मंजू जी, हम यहाँ पर ये कहें कि हम लोग के जो माता पिता थे, वो हम लोगों को 1 महीने का खर्चा पूरा देते थे कि अब देखो तुम लोग इसमें घर चला के देखो। तो वहां से भी हम लोग इस तरह से काफी कुछ सीखते थे। तो अब लगता है कभी कभी बच्चों में ये आदत भी डालनी चाहिए कि तुम चलो 1 महीने का बजट बनाओ। यानी जब बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाए, थोड़े जैसे कि समझने लायक हो जाए, कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करने लग जाए, तब उन्हें ये छोटे छोटे पाठ, जिंदगी के जो पाठ हैं, ये उन्हें पढ़ाना आवश्यक है, और इसके लिए आप ऐसे छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं गीत की तरफ। सुगंध और सुमन की तरह मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। सूरत है ये सूरत तेरी, रात दिन
तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में। भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। बड़ा मीठा प्यारा गाना था कि सुमन और सुगंध की तरह हम मिल जाए। तो घर के जो लोग होते हैं आपस में उन्हें भी इसी तरह से मिल कर के रहना चाहिए। जब मिल कर के रहते हैं तो घर का प्रबंधन भी ठीक तरीके से हो पाता है। हम प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी सफल महिला के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो महिला नहीं बल्कि अभी भी वो बच्ची हैं। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं और बात करते हुए हमें बड़ा गर्व भी हो रहा है कि अब जो है कम उम्र की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी कुछ इस तरह के काम कर जा रही हैं या करके दिखा रही हैं कि उनके बारे में हमें बोलते हुए बड़ा अच्छा लगे ऐसा। तो आज विनीशा उमाशंकर की हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि मानव ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पर्यावरण से काफ़ी खिलवाड़ किया है। कभी पेड़ों को काट देना तो कहीं कूड़े को इधर उधर फेंकना, जबकि आज के समय में ये मुहिम चल रही है कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए या स्वच्छता कैसे रखी जाए या कचरे का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए या इधर उधर ना फेंका जाए। इतना सब होने के बावजूद भी लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं मंजू जी जिन्हें पर्यावरण से, पेड़ पौधों से बेहद प्यार है। वे पेड़ पौधे लगाने में सबसे आगे हैं और स्वच्छता के प्रति भी सजग हैं। एक ऐसी ही 14 साल की पर्यावरण प्रेमी है विनीशा उमाशंकर, जो कि तिरुवन्नामलई के एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। बिल्कुल, और विनीशा ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल की है और इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। दरअसल विनीशा को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है और इनाम की राशि भी उन्हें प्राप्त हुई है। वहीं राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए भी उनका नाम चुना गया है और स्वीडन आधारित चिल्ड्रंस क्लाइमेट फाउंडेशन की ओर से मेडल और डिप्लोमा भी उन्हें दिया गया है। विनीशा कहती है कि उन्हें इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैंने देखा कि एक प्रेस वाला लोगों के कपड़े प्रेस करने का काम करता है। पति और पत्नी दोनों मिलकर प्रेस के लिए कास्ट आयरन बॉक्स वाली कोयले की प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, फिर जलते हुए कोयले मैदान में ही डाल देते हैं ताकि वो ठंडे हो जाएं, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसी आयरन प्रेस बनाई जाए जिसके लिए कोयले की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि देखा जाए तो जला हुआ कोयला पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। विनीशा को आयरन डिजाइन करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, विनीशा इससे पहले मोशन सेंसर के जरिए चलने वाले स्मार्ट सीलिंग फैन का आविष्कार भी कर चुकी हैं और इसके लिए 2019 में उन्हें बेस्ट वुमेन इनोवेटर कैटेगरी में डॉक्टर प्रदीप पी थेवनूर
इनोवेशन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। विनिशा के इस जज्बे के लिए उन्हें बधाई देते हैं और सभी बच्चों को चाहिए कि कुछ वो ऐसे ही कार्य आविष्कार करें, अपने मस्तिष्क को इस ओर लगाएं। और वहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है मंजू जी कि यदि भी अपने बच्चों में ऐसी प्रतिभा देखते हैं तो उसके निखारने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। जो वो बनाना चाहते हैं वो चीजें उन्हें उपलब्ध कराएं। ऐसा अक्सर होता है कि माता पिता अपनी जो इच्छा है वो बच्चों पर ज्यादा थोपते हैं, बजाय इसके ये देखने के कि बच्चे में क्या प्रतिभा है, वो क्या करना चाहता है, क्या उसकी क्षमता क्या करने की है। तो माता पिता का भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों के मूड को जरा देखें, उनकी प्रतिभा को देखें और जो वो करना चाहते हैं उस क्षेत्र में उन्हें ज्यादा तालीम दे करके उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तभी इस तरह बच्चे आगे बढ़ करके कुछ कर दिखाते हैं या समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं बच्चों के लिए एक प्यारा सा गीत। मैंने कहा
बच्चों का ये गीत तो हमने सुन लिया, और जब बात आती है सेहत की, जी, तो साइकिल चलाना जो है एक बहुत अच्छा, सेहत को अच्छा बनाने के लिए या फिर शरीर की एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन आजकल हम देखते ये हैं कि साइकिल चलाने का जो रिवाज है वो कम हो गया। लोग सोचते हैं कि अब क्या साइकिल पर क्या जाना, बाइक सबके पास होती है, स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, और कुछ लोगों को तो शर्म भी महसूस होती है ना, कुछ धनिया नींबू मिर्ची भी अगर लेने के लिए जाना है तो भी वो बाइक का उपयोग करते हैं, चलना भी नहीं चाहते, और साइकिल चलाने की तो मतलब अब यूं कह सकते हैं कि खाली बच्चों के लिए खिलौनों की तरह एक चीज रह गई है कि हाँ छोटे बच्चे थोड़ा चला लेते हैं, उतना ठीक है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि साइकिल जो है वो आप जैसे थोड़ी दूरी की कहीं जगह आपको जाना है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हम सभी जिस तरह की जीवन शैली अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। कई तरह से कुछ बहाने भी बनाए जाते हैं कि समय नहीं मिलता है, देर रात हम पार्टी से आए थे या काम से आए थे, नींद नहीं खुली, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहाने बनाते हैं, और योग, व्यायाम या मॉर्निंग वॉक के लिए समय हमें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। और अगर ऐसी सोच रखेंगे तो बीमारी तो आपको जकड़ ही लेगी, और फिर दवाओं के खर्चे, ऊपर से डॉक्टर्स के पास की भागदौड़ शुरू हो जाएगी। और इन सब से बचने के लिए तो पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और जो साइकिलिंग है वो बहुत ज़रूरी है कि आप साइकिल अगर चलाते हैं तो आपकी सेहत एकदम दुरुस्त रहेगी। और लोगों के पास, जैसा कि आपने कहा है कि आजकल बाइक, स्कूटर आ गई है, तो वो साइकिल को भूल गए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज भी कुछ लोग हमने देखा है कि उनको ये समझ में आया है, जब उनको सेहत खराब होने लगी तो उनको ये एहसास हुआ कि अगर हम पहले जैसे साइकिल ही चलाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने साइकिल फिर से शुरू करी है चलानी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो, और साइकिल चलाने के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि एक तो ये कि प्रदूषण नहीं होता है उससे, दूसरा उसमें खर्चा कम है, पेट्रोल वगैरह डलवाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा ये है कि शारीरिक व्यायाम उससे अच्छा हो जाता है। और एक फायदा और भी है मंजरी की, अगर हम सड़क पर देखेंगे तो ट्रैफिक की समस्या से इन दिनों हम सब जूझ रहे हैं। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो कुछ हद तक उससे हम निजात भी पा सकते हैं। और रोजाना कुछ घंटे साइकिल चलाने से शरीर में ब्लड सेल्स और स्किन में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाती है। बिल्कुल। और साथ ही त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है। अगर आपको अपने लंबे समय तक आपको फिट रखना है, जवान दिखना चाहते हैं, तो साइकिल का हैंडल थाम लीजिए और निकल पड़िए सुबह सुबह। और वैसे छोटे मोटे काम बाइक से करने की बजाय, जैसा अभी मंजू जी ने कहा है कि साइकिल से करें, तो आपको हर तरह से फायदा मिलेगी। और रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग हफ्ते में 5 दिन या आधा घंटे साइकिल चलाते हैं, उनके शरीर में इम्यून सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी जो मसल्स होती है वो भी बहुत टोन्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका खतरा कम हो जाता है, और साथ ही ब्रेन पावर भी उनकी बढ़ती है। बिल्कुल। वैसे आजकल बहुत से लोग साइकिलिंग कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अब शुरू कर दें तो ठीक होगा, और इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी। यूनिवर्सिटी का ये शोध भी कहता है कि साइकिल चलाना एक आसान व्यायाम है। शरीर में पसीने के साथ हानिकारक तत्व इससे बाहर निकलते हैं और इससे वजन भी कम होता है। बिल्कुल। और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, दिल फिट रहता है, तनाव से राहत मिलती है, और इसके साथ साथ आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं। और इसके साथ साथ आपको बैलेंस करना आ जाएगा। और जब आपका बैलेंस अच्छा होगा, साइकिल जो लोग चलाते हैं, पहले कहते हैं ना कि अगर आप साइकिल चलाइए उसके बाद अगर आप बाइक या स्कूटी सीखते हैं तो आप आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि तब तक आपको बैलेंस करना आ जाता है। और अगर आप कई लोगों के साथ साइकिलिंग के लिए जाते हैं तो और भी अच्छा है, रास्ते का अकेलापन नहीं रहेगा, और नियम से एक दूसरे को सपोर्ट कर उत्साह से आप भरे रहेंगे। और परिवार के हर सदस्य को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए मंजू जी, कि सब मिलकर साइकिल अपनी ले और जाएं, और कम से कम आज की इस जो भाग दौड़ की जिंदगी है, दौड़ भाग भरी जिंदगी है, उसमें कम से कम 1 घंटा आप अपने लिए निकालें और सब लोग मिलकर एंजॉय करें। तो उसका मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। यानी मंजरी ये कहना चाहती कि पूरा परिवार साथ मिलकर के साइकिल पर कितना अच्छा लगेगा सोचिए घूमने के लिए, तो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ समय भी बिताया जाएगा और सबकी सेहत एक साथ ठीक रहेगी। और बढ़िया एक सेल्फी निकालिए है ना, वो भी एक जरिया है ना कि सब साथ में पूरा परिवार साइकिल पर और एक सेल्फी। और लेकिन इसी के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं, तो वो भी हमें रखनी चाहिए कि जब शहरों में ट्रैफिक का समय हो तो उस वक्त बाहर जाना थोड़ा सा आपको मतलब अवॉइड करना चाहिए, या नहीं जाए उस समय। वरना क्या होगा
कि प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ रहेगा और उस समय जब आप जाएंगे तो प्रदूषण का आपको सामना करना पड़ेगा, या फिर बहुत धूप हो, बहुत सर्दी हो, तब भी आप साइकिल ना चलाएं, या फिर बहुत कोहरा होता है उस समय भी नहीं चलाना चाहिए। उस समय भी जब हम चलाते हैं तो कई बार सांस की तकलीफ भी होने की सांस की जो तकलीफ है वो भी होने की संभावना बनी रहती है। और जो साइकिल है वो अपनी लंबाई के मुताबिक ही हमें लेना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोग बहुत झुक करके और उसके ऊपर बैठते हैं और चलाते हैं, तो उससे पीठ का दर्द हो सकता है या पीठ से संबंधित कुछ समस्याएं भी हो सकती है। तो जितनी आपकी लंबाई है उस हिसाब से साइकिल लेनी चाहिए, और सावधानी अगर रखेंगे तो फायदे ही फायदे हैं, और साइकिल चलाना एक बेहद अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। और जब आप साइकिल चलाते हैं तो साथ में पानी की बोतल भी जरूर रखिए। हाँ। क्योंकि कभी कभी आपको थकान लगेगी, पसीना ज्यादा आएगा, तो उस समय आप पी सकते हैं। हाँ। और जो पहले बहुत सारे लोग जो साइकिल चला रहे हैं वो देखिए कितने चुस्त और दुरुस्त हैं, है ना। हाँ। तो हम कहते हैं आज की जो जीवन शैली में जो हम बैठ के एक जगह घंटों काम कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भाई अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो बस साइकिल निकालिए। मंजरी, जो लोग व्यायाम करते हैं नियमित रूप से और जो लोग नहीं करते हैं, अगर हम देखेंगे तो उन दोनों की पर्सनालिटी में बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क है। जो मतलब हम अनुभव कर सकते हैं, सामने से हमें दिखाई देता है कि ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, मतलब जरूर ये रोज व्यायाम करता होगा, एक्सरसाइज करता होगा, किसी भी तरह का व्यायाम हो सकता है। देखने से पता चल जाता है ना कि फिटनेस उसकी बता देती है कि हाँ ये अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो कुछ न कुछ व्यायाम, और उसके लिए साइकिल अगर चलाते हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। बस फिर हम अब बातों के साथ साथ अपने दिमाग को थोड़ा सुर की ओर गीतों की ओर ले चलते हैं, जिससे हम और भी फिट हो जाएंगे। साथी मस्ताना मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां हो। बनके बनके गाए प्यार का तराना, बनके बनके गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे ये धरती और झूमे आसमां।
साइकिल की बात हम कर रहे थे मंजरी, और उसी के साथ जो गाना सुना उनमें हमने साइकिल की घंटी की आवाज भी सुनी, तो उससे और भी बात ये ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि भाई किस तरह से साइकिल अच्छी तरह से हम चलाएं ताकि उसका आनंद ले सके। अब हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए जो उनके बाल होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं और उनके प्रति वो बहुत सजग भी होती है। तो समय समय पर उन्हें ये देख लेना चाहिए कि हमारे बाल ठीक ठाक है या नहीं, या कई बार हम बहुत दिनों तक अगर ध्यान नहीं देते तो वो सफेद होने लग जाते हैं। तो वो देखें कि अगर ऐसा कहीं लग रहा है तो उन्हें डाई कर लें और अच्छी तरह से सजा संवार करके साफ करके उन्हें रखें ताकि उनको स्टाइल बनाने में। बिल्कुल, और आजकल तो कुछ गोल्डन कलर वगैरह भी कराते हैं, तो वो अच्छा लगता है तो आप कराइए, और नहीं अच्छा लगता है तो मत कराइए। लेकिन अगर आपके लंबे बाल हैं तो आपको उसमें आप वेव्स चाहती, लहर चाहती हैं, तो आप खूब सारी उसके बालों को खोल करके अच्छे से सुलझा करके उस पर स्प्रे कर दीजिए पानी का, और उसको गूंथ करके आप ऊपर तक क्लचर लगा लीजिए और रात भर सो जाइए। जब सुबह खोलेंगे आप तो पूरे आपके बालों में लहर सी आएगी। क्या बात है। और इसके साथ साथ आप अपने बालों पर टॉप बन भी बना सकती हैं, ऊपर जुड़ा बना सकती हैं, और फ्रेंच नॉट भी बना सकती हैं। और एलिगेंट लुक चाहिए तो आप फ्रेंच बैंड यानी ऊपर के ऊपर उठा करके एक चोटी जैसी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर सी हेयर स्टाइल लगेगी। और इस तरह से बहुत सारी पोनी टेल भी आप बना सकती हैं, और तरह तरह के जूड़े बना सकती हैं जिससे आपके बाल ऊपर फंसे रहें और आपको काम करने में आसानी लगे, गर्मी भी ना लगे। और बहुत सारे इसके लिए आपके पास क्लिप और पिंस वगैरह सब चीज होनी चाहिए आपके पास। अभी मार्केट में सभी तरह की क्लिप्स जो है वो उपलब्ध है, और किस तरह से बनाया जाए इंटरनेट पे इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से, बल्कि वीडियो भी कई होते हैं जो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को सुंदरता के रूप में जो है बालों की अच्छी तरह से आप देखभाल कीजिए, और इसी के साथ गीत सुनते हैं। गजरा लगा के गजरा सजा के, गजरा लगा के गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। मुखड़ा न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। ऐसे जिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में। रात और दिन तुम्हारे बिन मन में और कौन है। अब जिद छोड़ो न आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा
चिड़िया उड़ा के जइयो ना, गजरा लगा के। गीत हमने सुन लिया मंजरी, और जो विषय हमने आज बताए थे उन सब विषयों पर हमने बात की, और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये बातचीत पसंद आई होगी और गीत भी पसंद आए होंगे। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।